आरके हॉस्पिटल हाईटेक केयर सेंटर के संचालक और अंचल के प्रसिद्ध कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रतन तिवारी से ग्रैंड न्यूज ने कान की बीमारियों को लेकर खास बातचीत की है, जिसे लेकर उन्होंने कानों से संबंधित बीमारियों और उपचार के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर रतन तिवारी ने बहरेपन के इलाज को लेकर अस्पताल में मौजूद मशीनों के बारे में भी बताया। आइए देखते हैं डॉक्टर रतन तिवारी से ग्रैंड न्यूज की खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी खास पेशकश हेल्थ इज वेल्थ में आज हमारे साथ मौजूद हैं अंचल के प्रसिद्ध कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रतन तिवारी। डॉक्टर रतन तिवारी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनकी विशेषताओं को देखते हुए इनके चिकित्सा संस्थान जो सुपेला जी रोड में स्थित है, तमाम आधुनिक चिकित्सा संसाधनों के जरिए यहाँ मरीजों का इलाज किया जाता है नाक कान गला से संबंधित। यही वजह है कि लगातार सफलतम ऑपरेशन और उपचार के उपरांत अब छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु अन्य प्रदेशों से भी मरीजों को यहाँ पे आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिन्हें लगातार अस्पताल के स्टाफ द्वारा लगातार चिकित्सीय सेवाएं डॉक्टर साहब के नेतृत्व में प्रदान की जाती है। और आज हमारे साथ कान नाक गला से संबंधित बीमारियों के लक्षण, उपचार और बचाव को लेकर के डॉक्टर साहब स्वयं मौजूद हैं हमें जानकारी देने के लिए। सर, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल है कि चूँकि लोग अपने कान और नाक गला विशेषकर सर जो बहरेपन की शिकायत है वो किन कारणों से आती है, और ज़्यादातर मामलों में सर ये देखा जाता है जो पीड़ित व्यक्ति रहता है वो तात्कालिक उपचार के लिए समीप के मेडिकल स्टोर पहुंच जाता है, कुछ गोलियां दवाएं वगैरह लेकर कुछ क्षण तो उसकी स्थिति ठीक रहती है, लेकिन उसके परिणाम सर गंभीर होते हैं। इस पर सर आप हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहते हैं? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दूंगा कि बहरेपन का क्या कारण है। देखिए, कान दिखने में बाहर से तो बहुत छोटा दिखता है, किंतु अंदर से ये बहुत ही एक जटिल शरीर का अंग होता है। कान का बाहरी भाग पिन्ना होता है, अंदर कान की एक नली रहती है, उसके अंदर कान का पर्दा रहता है, पर्दे के और अंदर कुछ छोटी छोटी हड्डियाँ मैलियस, इनकस और स्टेपिस बोलते हैं। उसके बाद कान का यंत्र जिसे कॉक्लिया बोलते हैं। उसके बाद अंत में कान की नस कॉक्लियर नर्व बोलते हैं, जो कि कॉक्लिया यंत्र को ब्रेन से साउंड पहुंचाती है। अब सुनाई में कमी को यदि मैं विभाजित करूं तो सबसे पहला कान के नली में कुछ यदि रुकावट है, वैक्स है या कुछ फंगस इन्फेक्शन हो गया है, कान की नली को बंद कर दिया है, तो वो आवाज़ अंदर नहीं जाएगी, तो इसके कारण सुनाई में कमी आ जाती है। अब ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति सुनाई में कमी है तो वो ये मान के चलता है चलो मैल है, तो क्या करना, वो मेडिकल स्टोर में चला जाता है, बोलता है मेरे को सुनाई में कमी आ रही है, भाई कोई दवाई दे दो। वो मेडिकल स्टोर वाला कुछ भी दवाई दे देता है। कई बार तो मैंने देखा हाइड्रोजन पेरोक्साइड लोग डाल के आते हैं, झाग वाला दवाई बात करते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि अभी ये मालूम ही नहीं है कि सुनाई में कमी के क्या कारण है। दूसरा, यदि कान के नली में वैक्स है या कुछ इस तरीके का फंगस लगा हुआ है जिसके कारण खुजली होती है, दर्द होता है और कभी कभी बहता भी है, कभी कभी काला मटेरियल, चीज़ी मटेरियल भी निकलता है, तो लोग जाते हैं और कहीं बस स्टैंड में, कहीं कोर्ट में, कचहरी में अक्सर आपने देखा होगा कि वो कान साफ करने वाले घूमते रहते हैं। बड़ा खतरनाक रहता है, क्योंकि उनके पास एक ही वो यंत्र रहता है जिससे वो मैल को साफ करते रहते हैं। कभी कभी साफ करने में स्क्रैच भी आ जाता है, उसमें ब्लड भी लग जाता है। उनके पास स्टरलाइजेशन की उतनी प्रक्रिया कुछ रहती नहीं है, वो एक ही यंत्र से दिन भर साफ करते रहते हैं। आजकल की बहुत सारी खतरनाक बीमारियाँ जैसे ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, HBS या एड्स, ऐसे बीमारी फैलाने में भी ये बहुत सहायक हो जाते हैं। तो व्यक्तियों को हमेशा बचना चाहिए। यदि किसी प्रकार का वैक्स है या कुछ शिकायतें हैं तो बजाय कि मेडिकल स्टोर जाके दवा लेने से और डालने से, बीमारी और बढ़ाने से, उससे अच्छा है कि जो भी संभव हो सके कान नाक गला विशेषज्ञ से उसको संपर्क करना चाहिए। आमतौर पर यह देखा जाता है कि एक उम्र के बाद जो लोगों को सुनाई देना कम पड़ता है, लेकिन सर अभी ज़्यादातर मामलों में ये देखा जा रहा है युवा वर्ग भी इस समस्या की चपेट में आ चुके हैं। कई युवाओं से सर हमारी मुलाकात भी हुई, बातें भी हुई हैं, जिन्हें सर मतलब बहुत ज़्यादा कम सुनाई देता था। उसके पीछे सर क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसमें इसका जो प्रमुख कारण है, जो उम्र के हिसाब से सुनाई का यंत्र जो रहता है जिसे हम कॉक्लिया कहते हैं, और सुनाई की नर्व रहती है कॉक्लियर नर्व कहते हैं,
उम्र के हिसाब से धीरे धीरे करके कॉक्लिया के अंदर जो हेयर सेल्स रहते हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उम्र के हिसाब में उसमें कमजोरी आती जाती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड के रूप में फिर कॉक्लियर नर्व से ब्रेन में पहुंचाते हैं। तो अब जो कॉक्लिया में यदि समस्या आ गई तो धीरे धीरे करके सुनाई कम होता जाता है। वो उम्र के हिसाब से पहले बहुत ज़्यादा होता था, अभी भी होता है। किंतु आपका जो प्रश्न है, युवा वर्ग में भी ये आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है। इसको हम लोग कॉक्लियो वेस्टिबुलर या सेंसरी न्यूरल लॉस बोलते हैं। तो युवा वर्ग में भी आजकल सेंसरी न्यूरल लॉस के केसेस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं अभी हम लोगों के पास में। इसका प्रमुख कारण ये है कि एक तो जो कान में वो ईयरफोन लगा के सुनते हैं, तो ईयरफोन लगा के और हाई वॉल्यूम में जो गाने सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, बहुत ही खतरनाक है। और युवा वर्ग में हो रहे जो कॉक्लियर लॉस के लिए, हियरिंग लॉस के लिए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो युवा अपने कान में ईयरफोन लगा के हाई वॉल्यूम में संगीत सुनते हैं। दूसरा, जो आजकल जो आधुनिकता बढ़ गई है तो लोग डिस्कोथेक में चले जाते हैं, बड़े बड़े डीजे के सामने बैठ के खड़े होकर वहाँ डांस कर रहे हैं, बहुत तेज़ आवाज़ में 80 डेसिबल से भी ऊपर की आवाज़, 100-150 डेसिबल की आवाज़ में वो उसको सुन रहे हैं, जो आवश्यक कितना है उससे ज़्यादा डेसिबल की आवाज़ में सुनते हैं। तो युवा वर्ग में ये बहुत ज़्यादा भी देखा गया है कि धीरे धीरे करके उनमें कॉक्लियर सेल डैमेज होते जा रहे हैं। इससे उनको सुनाई में कमी आती जा रही है, सनसनाहट की आवाज़ आती जा रही है, जिसे कि हम टिनिटस कहते हैं। और इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है और बहुत जल्दी यदि कोई बच्चा आ जाता है तो हाई डोज एडमिट करके हाई डोज स्टीरॉइड थेरेपी से काफ़ी कुछ रिकवरी कर लेते हैं। लेकिन यदि वो लेट हो जाए तो फिर इसका दुनिया में इलाज नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाती है टिनिटस के लिए। उम्र के हिसाब से भी जो सुनाई में कमी आता है, जिसे सेंसरी न्यूरल लॉस बोलते हैं, एसन लॉस बोलते हैं, तो ऐसे उम्र के हिसाब से नस में कमजोरी आने से, कॉक्लिया में कमजोरी आने से होता है। बहुत कम केसेस में ब्रेन के अंदर कुछ ट्यूमर है तो उसमें यदि कॉक्लियर नर्व कहीं कंप्रेस हो रही है, दब रही है, तो लॉस हो। वो हालांकि परसेंटेज बहुत कम है। उम्र के हिसाब से जो सुनाई में कमी आती है वो कॉक्लिया की कमजोरी की वजह से आती है। और आमतौर पे ऐसी सुनाई में कमी को जो उम्र के हिसाब से आई है या सेंसरी न्यूरल्स के हिसाब से आई है, उसका दवाओं से या ऑपरेशन से कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसी अवस्था में हमें सुनाई की मशीन की आवश्यकता पड़ती है। सर, कान के पर्दे में छेद होने का सर क्या कारण हो सकता है? ये कान के पर्दे में छेद होने के कई कारण हैं। सबसे पहला जो प्रमुख कारण जो देखा गया है अभी, वो एक तो फंगस लग जाता है, खासतौर पे बरसात के समय। बरसात के समय कान भीग जाता है, उसके अंदर फंगस लग जाता है। 2 टाइप के फंगस रहते हैं, एक वाइट और एक ब्लैक। ये यदि इसका समय पर यदि उपचार नहीं हुआ, क्योंकि शुरुआत जो होती है कान में खुजलाने से शुरू होती है, कान में खुजली होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा दर्द शुरू होता जाता है, फिर कान के अंदर ऐसा लगता है कोई चीज़ भरा हुआ है, कान की नली भरी हुई है, बंद हो गई है, चीज़ी मटेरियल टाइप का दिखता है और बहना चालू हो जाता है। फिर भी लोग कान का दर्द है तो जाते हैं मेडिकल से लेके कुछ दवाई ड्रॉप डालते रहते हैं। ये बहुत घातक होता है। समय पे यदि इस फंगस का इलाज ना किया जाए तो ये फंगस कान के पर्दे में छेद उत्पन्न कर देता है। फिर जब वो डॉक्टर के पास जाता है, देखते हैं तो पर्दे में अच्छा खासा छोटा या बड़ा, निर्भर करता है कितना इन्फेक्शन है, उसके हिसाब से उसके पर्दे में छेद हो जाता है। अब आगे फिर छेद होना फिर एक समस्या हो गई। इसका प्रमुख कारण है छेद, ये जो फंगस लगना। दूसरा, यदि बचपन में किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी होती रही हो, एडिनॉइड्स बढ़ा हो, तो गले और कान के बीच की एक ट्यूब रहती है जिसे हम ईस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, तो वो बच्चों को ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक हो जाने से कान के अंदर नेगेटिव प्रेशर बनता है, फिर फ्लूइड उसके अंदर भरता है और वो फ्लूइड को फोड़ के, वो जो पर्दे को फोड़ के वो फ्लूइड बाहर निकलता है, तो पर्दे में छेद हो जाता है। ऐसी अवस्था में यदि बच्चे को किसी को है, तत्काल ईएनटी सर्जन, ईएनटी डॉक्टर के पास ले जाके विधिवत इलाज कराना चाहिए, बजाय कि मेडिकल स्टोर से या किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ तेल डाल दो, मोर पंख डाल दो, सीपी को घिस के डाल दो, इस तरह की बहुत सारी इलाज लोग देसी इलाज करते रहते हैं। सरसों का तेल डाल दो, यदि किसी के कान के पर्दे में छेद है, सरसों का तेल डाल दिया तो यहाँ गला तक दर्द करता है, बहुत तेज़ दर्द होता है। तो इन सारी जो है चीज़ों से बचना चाहिए।
पर्दे में छेद होने का एक और भी कारण रहता है, यदि कोई आपस में लड़ाई हो जाए तो कोई किसी को एक झापड़ मार दे तो प्रेशर से भी कान के पर्दे में छेद हो जाता है, जैसे कि हम लोग ट्रॉमेटिक परफोरेशन बोलते हैं। सर इसके लक्षण क्या है सर? कान में पर्दे में छेद होने का जो प्रमुख लक्षण है, यदि काफ़ी लंबे समय से हो रहा है तो उनका कान बहना, बार बार बहता है, कान से पीप मवाद निकलेगा, वो कान में ड्रॉप डालते हैं या कुछ इलाज करते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह खाते हैं तो बहना, अंदर का घाव सूख जाता है। एक्चुअली जो मवाद आता है वो यदि फंगस की वजह से है, बाह्य कर्ण से आ रहा है, कान की नली से आ रहा है, वो तो ठीक हो जाता है। लेकिन यदि मध्य कर्ण से आ रहा है, पर्दे में छेद हो गया, उसके बाद मध्य कर्ण रहता है जहाँ हड्डी, 3 छोटी छोटी हड्डियाँ भी रहती हैं, उसमें यदि परेशानी से यदि मवाद बन रहा है तो प्रारंभिक अवस्था में मवाद सूख गया तो मरीज को ऐसा लगता है कि कान मेरा ठीक हो गया है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये कुछ समय के बाद फिर से इन्फेक्शन होता है, पानी जाने से या हवा के कीटाणु जाने से फिर से इन्फेक्शन होता है, फिर से मवाद बनता है। ऐसे जितने कान बहने के अटैक आते हैं, एपिसोड्स आते हैं, वैसे वैसे पर्दे का छेद जो है वो बड़ा होता जाता है। समय पे इलाज करवा लिए, छोटी प्रारंभिक अवस्था में तो सिंपल से ऑपरेशन टिम्पैनोप्लास्टी से वो ठीक हो जाता है। कभी कभी हड्डी में भी सड़न चालू हो जाती है, तो यदि हड्डी में सड़न चालू हो जाती है तो निश्चित तौर पे ये बदबूदार मवाद आने लगता है और सुनाई में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। सर अभी जिन्हें कम सुनाई देता है, या मतलब एक प्रकार से कहें काफ़ी वर्षों से जिन्हें कम सुनाई देता है, उनके सर बेहतर उपचार को लेकर के और ताकि उन्हें स्पष्ट रूप से सामान्य नागरिकों की तरह सुनाई दे, उसके लिए आपके द्वारा सर एक मशीन लाई गई है, हीयरिंग एड। सर उस मशीन की क्या प्रणाली है, लोग इससे कितना लाभान्वित हो सकते हैं सर? देखिए, हीयरिंग एड ऐसा है, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूँ हीयरिंग एड की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यदि किसी व्यक्ति का कान ठीक है, कान की नली ठीक है, कान का पर्दा ठीक है और सुनाई में कमी का कारण इनर अंतःकरण में खराबी होने की वजह से होता है तो उसमें हीयरिंग एड की आवश्यकता पड़ती है, जो कि ऑपरेशन से ठीक नहीं हो सकता। बाकी की जो स्थितियां हैं, चाहे वो पर्दे में छेद हो, चाहे वो कान की हड्डियां खराब हो गई हों, चाहे हड्डियां चिपक गई हों जिसको ओटोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ये सारी चीज़ें में सुनाई ऑपरेशन से आ जाता है। किंतु यदि सुनाई के यंत्र में कुछ खराबी हो या सुनाई की नस में कुछ खराबी हो, इस अवस्था में हीयरिंग एड की आवश्यकता पड़ती है, जो कि कान को बहरों की मशीन हम कहते हैं। प्रकार के हीयरिंग एड प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बॉडी टाइप का होता है, जिसमें कि एक बड़ा सा एक डब्बा रहता है जिसमें क्लिप रहती है, वो उसको मैं आपको बता भी सकता हूँ। तो वो ऐसा रहता है, ऐसा एक बड़ा सा डब्बा रहता है, इसको यहाँ पर क्लिप से फंसाया जाता है और ये तार है, ये तार से एक रिसीवर जुड़ा रहता है, ये रिसीवर को ऐसा कान में लगाया जाता है। तो ये इसको बॉडी टाइप हीयरिंग एड बोलते हैं। तो ये लगाया जाता है, ये बहुत काफ़ी सालों से ये चल रहा है। मेरे ख्याल से जब से हीयरिंग एड शुरू होगा सबसे पहले यही बना है, लेकिन अभी भी जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है और लगाया जाता है इसको। सर आपके पास अभी हम देख रहे हैं 3-4 प्रकार के हीयरिंग एड नज़र आ रहे हैं, तो सर मतलब इसमें चार्जेबल रहते हैं कि फिर से इनके खरीदी करना पड़ता है? नहीं, इसमें जो है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के हीयरिंग एड होते हैं। एक तो यह जो हमने आपको बताया, ये बॉडी टाइप है, जिसकी एक डब्बा रहता है, एक रिसीवर रहता है। दूसरा जो हीयरिंग एड कॉर्डलेस रहते हैं, जिनको हम बिहाइंड द ईयर बोलते हैं। तो बिहाइंड द ईयर जो मशीन है ये कान के पीछे लगती है और इसका ये ट्यूब वाला पोर्शन कान के नली के अंदर लग जाता है। अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा, अंदर लग जाता है। इसमें एक वॉल्यूम कंट्रोल रहता है, इसको ऊपर करते हैं वॉल्यूम बढ़ता जाता है, नीचे करते हैं वॉल्यूम कम होता जाता है। तो ऐसा मशीन, ये पार्ट कान के पीछे रहता है, ये पार्ट कान की नली के अंदर चला जाता है। तो इसको अपन कॉर्डलेस हीयरिंग एड या हम इसको बिहाइंड द ईयर बोलते हैं, बीटी बोलते हैं। ये चार्जेबल भी रहते हैं और इसमें बैटरी लगाने का भी प्रावधान रहता है। तो बैटरी इसमें एक छोटी सी लगती है, इसको ऐसा ये खुल जाता है बैटरी बॉक्स, इसमें एक ये बैटरी लगती है और इसको जो है ये पीछे से ऐसा पुश करके हम यदि निकाल दें तो ये ऐसे बैटरी बाहर आ जाती है और इस बैटरी बॉक्स में इस बैटरी को ऐसे लगा देते हैं
और ये ऑन हो जाता है। तो ऐसे ऐसे जो हीयरिंग एड्स आते हैं इनको BT बोला जाता है। इसमें नॉन कन्वेंशनल भी रहते हैं, इसमें प्रोग्रामेबल भी रहते हैं, इसमें डिजिटल भी रहते हैं। ऐसे 3 प्रकार के बिहाइंड द ईयर हीयरिंग एड आते हैं। तीसरा अभी जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से CIC हीयरिंग एड आ गए हैं। CIC हीयरिंग एड इनको जो कहा जाता है वो कंप्लीट इनसाइड द कैनाल। तो ऐसे छोटे मशीनें आ गई हैं, आप इसको हाथ में रखेंगे तो ये पोर पे आ जाएगा। छोटे से हीयरिंग एड आ गए, ये सीधे कान के नली में ही लग जाते हैं, बाहर से दिखते नहीं हैं। अभी इसमें और भी डेवलपमेंट हुए हैं, कंप्लीट इनसाइड मिनी CIC। तो ये बाहर एक छोटा सा एक नॉब लगा रहता है और बाकी पूरी की पूरी मशीन ये कान के नली के अंदर चली जाती है और बाहर से सिर्फ ये एक नॉब दिखता है, मशीन लगी है कि वो भी दिखता नहीं है। तो टोटल इनविजिबल CIC इसको हम बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार की जो है मुख्य रूप से मशीनें अभी पूरे वर्ल्ड में अभी चल रही है। तो सर अभी जैसे कि आपके पास छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी लोग कान के इलाज को लेकर के आते हैं, विशेष रूप से कान के इलाज के लिए सर। तो सर जो लापरवाही बरतते हैं, जैसे कान बजता है सर, उसके लिए भी लोग लापरवाह रहते हैं। जैसे अभी जो नई तकनीक की बुलेट आई है सर, उसके साइलेंसर से भी लोगों को सर प्रभाव पड़ रहा है। तो सर ऐसे लोगों को सर क्या सलाह देना चाहते हैं? ऐसे लोगों को सबसे पहले तो मैं तो प्रशासन से मैं तो निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरीके के जो वाहन हैं जो कि बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं, पटाखों जैसा साउंड करते हैं, तो सबसे पहले तो उन पे कार्रवाई हो। दूसरा जो है बहुत आजकल बहुत ही प्रचलन में आ गया है DJ। छोटी छोटी जगहों में, छोटे छोटे गलियों में, मोहल्लों में बड़े बड़े स्पीकरों के साथ बड़े बड़े जो वाहन हैं उसमें बहुत तेज़ वॉल्यूम में वो लोग बजाते हैं साउंड, और छोटे छोटे बच्चे वहाँ उसमें डांस करते हैं। तो मेरा तो ये निवेदन है प्रशासन से कि ऐसे DJ को तत्काल बैन किया जाए। और बैन करना मतलब कहाँ DJ बज रहा है वहाँ जाके उसको भगाना नहीं है। मेरा सुझाव है कि ये DJ बनाने वाले जो किराए में जो लोग देते हैं, जिन DJ वाहन हैं, तो ये जहाँ से ये वाहन निकलते हैं वहीं से उसको ही बैन कर दिया जाए कि भाई ये DJ नहीं चलेगा। अब वो बोलना कि भाई 80 डेसिबल से नीचे रहना चाहिए, इतना डेसिबल के ऊपर नहीं रहना चाहिए, तो ये डेसिबल को काउंट करने के लिए तो कोई प्रशासन का व्यक्ति वहाँ रहता नहीं है, संभव भी नहीं है। तो DJ जो है बजाने का जो एक फैशन हो गया है आजकल हर छोटी छोटी जगहों में, बहुत तेज़ वॉल्यूम में, तो ये युवाओं के लिए बहुत घातक हो रहा है उनकी सुनाई के लिए। तो मेरा तो प्रशासन से ये अनुरोध रहेगा कि भाई ये DJ को यदि उसमें लगाम लगाएं, भाई छोटे साइज़ का लगाएं, या बहुत बड़े बड़े जो स्पीकर लगाते हैं 100 150 200 वाट के, 1000 वाट के, कितने मैं ठीक से मुझको आज ये स्पीकर लगाते हैं, इतना साउंड रहता है कि मकानों की खिड़कियां तक झंझनाने लगती हैं। तो कान का पर्दा, तो हमारे पास बहुत सारे रोज़ 1-2-3 दिन में 1-2 आते ही हैं जो DJ की वजह से जिनको सुनाई की नस कमज़ोर हो गया, यंत्र कमज़ोर हो गया, और उनके लिए कोई इलाज ज़्यादा बहुत अच्छा है भी नहीं। इतने सारे ट्रीटमेंट रिसर्च चल रहे हैं सर। चूँकि RK ENT हॉस्पिटल का संचालन काफ़ी लंबे वक्त से किया जा रहा है, तो सर इसमें किन किन अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं जिसका लाभ मरीजों को दिया जा रहा है? अभी हम लोग इस हॉस्पिटल को इस क्षेत्र में, भिलाई के सुपेला के क्षेत्र में लगभग 30 साल से संचालित कर रहे हैं। उत्तरोत्तर इसमें प्रगति होती जा रही है। तो अभी हमारे यहाँ जो अत्याधुनिक हमारा जो ये OPD एक है, जिसमें हमारा एक ट्रीटमेंट यूनिट है, इसमें सारी चीज़ें मॉनिटर पे एक्सपोज हो जाती हैं। कान हमको देखना है तो पुराना ये ऑटोस्कोप वगैरह अब यूज़ नहीं करते हैं, सीधे एंडोस्कोप कान में चला जाता है तो वो दिख जाता है, सारा स्क्रीन पे आ जाता है। यदि किसी का गला देखना है तो वो अलग अलग डिफरेंट लेटेस्ट एंडोस्कोप्स अभी आ गए हैं, तो वो आ जाते हैं, तो वो सारा का सारा गला पूरा इसमें हमारे स्क्रीन पे दिख जाता है और मिनट्स में। पहले हमको एंडोस्कोपी करना पड़ता था, तो एंडोस्कोपी देखने के लिए हमको भेजना पड़ता था, तो उसमें खर्चा भी रहता था और मरीजों की तो परेशानी भी रहती थी, एंडोस्कोप डालना पड़ता था। अभी लेटेस्ट एंडोस्कोप्स आ गए हैं तो कुछ नहीं होता, थोड़ा स्प्रे करके पूरे गले के अंदर तक देख लेते हैं। तो इस तरीके की अत्याधुनिक चीज़ें जो हैं वो हमारी कोशिश है कि इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ाते रहें इसको, क्योंकि अभी जो हमारा सेंटर न सिर्फ भिलाई छत्तीसगढ़ बल्कि यहाँ महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से,
और इवन यूपी से, गोरखपुर से और बहुत दूर दूर से जो है वो लोग कान नाक गले का इलाज करने के लिए आते हैं। तो भी हमारी कोशिश है कि उनको मिनिमम खर्चे पे, कम से कम खर्चों पे अच्छे से अच्छा इलाज, एक उपचार हम मुहैया करा सकें। देखिए, अब जहाँ तक कीमत का प्रश्न है, ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन मशीनों की कीमतें कितनी होती हैं। तो ये मरीज़ को और सभी को इसकी जानकारी, आम जनता को रहनी चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार के फ्रॉड में या कुछ ऐसा वो ना फंसे। तो ये जो कान के मशीन लगाने वाली आती है, जो बॉडी टाइप बोला जाता है, ये 2900 से चालू होती है। जो एक स्टैंडर्ड हीयरिंग एड, स्टैंडर्ड कंपनी की हम बात कर रहे हैं, 2900 से चालू होती है और लगभग 5990 इसका हाईएस्ट मॉडल की कॉस्ट है। इसके बीच में 2-3 और मॉडल हैं, एक कोई 3500 का, कोई 4500 का है। तो ये 2990 से लेके और 5990 तक ये मशीन आती है, ऐसी वाली। अब इसमें कई जो लोकल कोई कंपनी है या चाइनीज़ हैं, उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं स्टैंडर्ड हीयरिंग एड की बात कर रहा हूँ। दूसरा, जो इस तरीके की जो मशीनें आती हैं, ये मशीनें जो स्टैंडर्ड कंपनी की जो आती हैं, ये 9,500 से लगभग शुरू होती हैं और इनकी कॉस्ट भी लगभग 1 लाख तक के आसपास आती है। लेकिन मिनिमम कॉस्ट ऐसी जो मशीनें हैं वो 9,000, 9,500 से शुरू होती है। चाइनीज़ वगैरह जो कुछ आई हैं वो 250, 300, 400 ऐसा इलेक्ट्रिकल की दुकानों में भी लगी रहती हैं, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड हीयरिंग एड्स हैं स्टैंडर्ड कंपनीज़ के, वो 9,500 से इनकी कीमत शुरू होती है। ऐसे जो CIC हीयरिंग एड्स हैं, जो कान की नली के अंदर लग जाते हैं, ये हीयरिंग एड जो हैं वो 19,000 से शुरू होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये बता दिया जाता है कि ये तो बहुत महंगे आते हैं, 30,000, 40,000 का। ऐसा नहीं है, 19,000 से ये शुरू होते हैं और ये 2 से 2.5 लाख तक के इस तरीके के ये छोटे मशीनें भी आती हैं। तो मरीज़ों को ये जानकारी भी रहना चाहिए कि अप्रॉक्सीमेट इनकी कितनी कॉस्ट है। मरीज़ अपनी सुविधा के हिसाब से या डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब, क्योंकि ये मशीनें जब कभी भी लगाई जाएं, कोई भी व्यक्ति यदि कोई मरीज़ लगाता है तो सबसे पहला वो डॉक्टरों से उसकी जांच जरूरी है। कान नाक गला विशेषज्ञ की जांच आवश्यक है, ऑडियोमेट्री आवश्यक है और इसके जानकार व्यक्ति से ही मशीन लगाना चाहिए। ये कोई आवश्यक नहीं है कि महंगी मशीन अच्छी होती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके ऑडियोग्राम में कितना लॉस है, उसके हिसाब से मशीन का कितना पावर है, उसके हिसाब से कॉस्ट रहती है, वो उसको लगाना चाहिए। तो हमेशा जो विशेषज्ञ हैं, कान नाक गला विशेषज्ञ, उनकी सलाह से ही आप मशीन लगवाएं। कहीं भी छोटे छोटे जो शॉप्स हैं उसमें मेरा तो सलाह है आप ना जाएं। कान नाक गला विशेषज्ञ की सलाह से ही आप मशीन को लगाएं। और ज़्यादा महंगी मशीन ज़्यादा अच्छी है ऐसा नहीं है। आपके कान को कितने पावर की ज़रूरत है, यदि आपके कान में सुनाई में कमी थोड़ा कम है और आपने उसमें हाई पावर का मशीन लगा लिया, महंगी मशीन लगा ली, हाई पावर की लगा दी, तो आपके लिए नुकसानदायक है वो। और यदि आपको लॉस बहुत ज़्यादा है और कम पावर की लगा दिए तो वो भी फिर से नुकसानदायक है। तो इसीलिए कभी भी जो है वो चिकित्सक की सलाह से मशीन लगाई जानी चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए, यदि आपको दोनों कान में सुनाई में कमी है, मशीन लगाने की आवश्यकता है, तो आप मशीन दोनों कान में लगाइए, तभी उसके आपको प्रॉपर रिजल्ट आएंगे। क्योंकि ब्रेन की जो समझने की क्षमता है, जब दोनों कान से आवाज़ जाएगी तब ब्रेन मैक्सिमम, अधिकतम समझने की क्षमता अपनी प्रदर्शित कर सकता है। तो ये मेरा एक सुझाव है कि हमेशा विशेषज्ञ के द्वारा जांच करा के ही मशीन को लगवाएं और यदि दोनों कान में सुनाई में कमी है तो आप दोनों कान में मशीन लगवाएं। दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर रतन तिवारी जी, जिन्होंने हमें कान से संबंधित, कान नाक गले से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियाँ दी। चूँकि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि लोग विशेष रूप से अपने कान में हो रही बीमारियों को लेकर के उसके नज़रअंदाज करते हैं। परेशानी बढ़ने पर ही ENT विशेषज्ञ के पास लोगों द्वारा पहुंचा जाता है। तो परेशानी बढ़े इसके पूर्व, जैसा कि डॉक्टर साहब ने सलाह दी,
इसका तो त्वरित उपचार किए जाने की ज़रूरत है, ताकि जो मर्ज है वो और जिसका इसका विस्तार न किया जा सके। अभी डॉक्टर साहब के पास वर्तमान में जो नई अत्याधुनिक मशीनें आई हैं, जो बहरेपन का पूर्णतः इलाज यहाँ पे किया जाता है, इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए लगातार RKEMT हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों से भी लोगों को यहाँ पहुँचते देखा जा सकता है। तमाम यहाँ भर्ती करने से लेकर ऑपरेशन तक की तमाम सुविधाएं। तो दर्शकों, हमारा आपसे यही निवेदन है कि कान के लिए सतर्क रहें, सजग रहें, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में किसी झोला छाप के पास ना पहुँचे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि तो सड़क में कान साफ करने की चलती फिरती दुकान आपको लोगों की नज़र आती है जो कान साफ करते रहते हैं, ऐसे लोगों से बचें, अपने स्वयं को सुरक्षित रखते हुए अपने परिजनों को, दोस्तों को स्वस्थ रखें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।